नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की सुबह में मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। एक और मुख्य सेविका भर्ती का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें आपको कुछ अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से करिएगा। हो सकता है आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिले, तो उनसे घबराइएगा नहीं, बस अच्छे से रिवीजन करते रहिए। हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, लगातार तैयारी करते रहना है और अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहना है। निरंतरता बनाए रखिए और बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगी और आपका एग्जाम भी होगा, क्योंकि आपकी भर्ती परीक्षा जो है वो पीटी 2021 पर आधारित है और 2022 की पीटी एग्जाम हो चुका है। इसलिए पहले पीटी 2021 का एग्जाम कराना आयोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, तो उसकी चिंता मत करिए। बस अपनी तैयारी को एक नया आयाम देते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाते रहिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो भरोसा बनाए रखिए और बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला प्रश्न है कि गर्भस्थ शिशुओं में क्रियात्मक विकास कितने महीने में शुरू होता है? ए 6 माह में, बी चौथे माह में, सी 5वें माह में और डी ये सभी। तो बताइएगा गर्भस्थ शिशुओं में क्रियात्मक विकास कितने महीने में शुरू होता है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है तो इसको आप देख लीजिएगा। बताइएगा गर्भस्थ शिशुओं में क्रियात्मक विकास कितने महीने में शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 6वें महीने में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है योजना की दृष्टि से आपके लिए। आपके जो सिलेबस में गरीबी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ये योजना है, इसलिए आपको ये तैयार करनी चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया? ए 2002, बी 2006, सी 2004 या डी 1999। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे का? तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2004। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज ग्रेन फॉर वर्क को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। क्लियर आपको? यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी व रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। यह पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम था। क्या? यह पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम था, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा, जो दिल्ली से कार्यान्वित होती है। क्लियर है आपको? जिसे भारत सरकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गर्भ में बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र को कौन सी एंटीबॉडी मजबूत बनाती है? बताइएगा गर्भ में बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र को कौन सी एंटीबॉडी मजबूत बनाती है? ए ऑप्शन IgG या सी ऑप्शन दोनों या बी ऑप्शन है आपका IAG या डी ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है, एडजस्ट कर लीजिएगा। गर्भ में बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र को कौन सी एंटीबॉडी मजबूत बनाती है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो इसको क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गर्भ में बच्चे की प्रतिरक्षा तंत्र को कौन सी एंटीबॉडी मजबूत करती है? तो ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर आपको? IgG। क्लियर आपको? इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा वैक्सीन कुछ हद तक हल्के ताप में खराब नहीं होगा? ए ऑप्शन है आपका MMR, बी है BCG, सी है OPV या डी ऑप्शन है TT। बताइएगा निम्न में से कौन सी वैक्सीन कुछ हद तक हल्के ताप में खराब नहीं होगी? चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, TT वैक्सीन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
बताइएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? ए प्राथमिक स्वास्थ्य, बी प्राथमिक शिक्षा, सी ग्रामीण पेयजल, चौथा है, अरे यहां पर नंबरिंग दिया गया है, ABC नहीं दिया गया। एक प्राथमिक स्वास्थ्य, दो प्राथमिक शिक्षा, तीसरे पे ग्रामीण पेयजल है, चौथे पर है ग्रामीण विद्युतीकरण और पांचवें पे है आपका ग्रामीण आवास। तो इन 5 जो आपके दिए गए हैं इनके आधार पर आपको एक ऑप्शन चुनना है। 1 2 3 सही है, या 1 3 4 सही है, या 1 2 4 5 सही है, या उपरोक्त सभी सही है। बताइएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? पांचवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका जो सही ऑप्शन है वो डी है, उपरोक्त सभी। ये सभी क्षेत्र शामिल है, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण आवास। क्लियर आपको? तो पांचवें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 से प्रारंभ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक औंस कितने के बराबर होता है? ए ऑप्शन है आपका 28.3 ग्राम, सी ऑप्शन है आपका 45 ग्राम, बी है 15 ग्राम, या डी ये सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक औंस कितने के बराबर होता है? छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो छठे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 28.3 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने एंगल पर दिया जाता है? तो इंजेक्शन कुछ तिरछे लगाए जाते हैं, कुछ सीधे लगाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा रहा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने एंगल पर दिया जाता है? 90 डिग्री बिल्कुल सीधा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या ये सभी। बताइएगा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने एंगल पर दिया जाता है? तो सातवें का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो ए ऑप्शन है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा। यह भी नर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने की इसकी संभावना बहुत कम है, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नवजात की परिपक्वता को मापते हैं अपगार स्कोर से, बालार्ड स्कोर से, या कैलेंडर स्कोर से, या ये सभी। बताइएगा नवजात की परिपक्वता को मापते हैं, नवजात की परिपक्वता को कैसे मापते हैं ये आपको बताना है। तो आठवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बालार्ड स्कोर। इसकी जगह पर कहीं कहीं पर आपको न्यू बालार्ड स्कोर भी देखने को मिल सकता है, तो वो दोनों ऑप्शन में आपको एक ही चुनना है, ठीक है? बालार्ड स्कोर या न्यू बालार्ड स्कोर। तो नवजात की परिपक्वता को कैसे मापते हैं? बालार्ड स्कोर के आधार पर मापते हैं या न्यू बालार्ड स्कोर के आधार पर मापते हैं? क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पोलियो वैक्सीन को 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर कितने दिन स्टोरेज कर सकते हैं? बताइएगा 80 दिन, या 120 दिन, या 60 दिन, या 180 दिन। बताइएगा 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ABCD में? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? 9 का सही ऑप्शन है आपका डी, 180 दिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने व रोग के प्रथम लक्षण को प्रकट होने की अवस्था को कहते हैं? उद्भवन अवधि, दोनों, या संप्राप्ति काल, या कोई नहीं। बताइएगा इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने व रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने की अवस्था को कहते हैं उद्भवन अवधि, या दोनों, या संप्राप्ति काल, या कोई नहीं। 10वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें का ए ऑप्शन आपका सही है, उद्भवन अवधि। ठीक है, शरीर में रोगाणु के प्रवेश करने व रोग के प्रथम लक्षण प्रकट होने की अवस्था को कहते हैं उद्भवन अवधि। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, डायरिया के लिए उत्तरदायी कारक है रोटा वायरस, या स्ट्रेप्टोकोकाई, या ई कोली, या सभी। बताइएगा डायरिया के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है यह आपको बताना है। 11वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, रोटा वायरस। क्लियर आपको? डायरिया के लिए उत्तरदायी है।
अगला प्रश्न है आपका, यदि RH निगेटिव माता में RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है तो एंटी डी इंजेक्शन कितने समय में दे देनी चाहिए? 6 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे या कभी भी? बताइएगा। यदि RH निगेटिव माता में RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती है तो एंटी डी इंजेक्शन कितने समय में दे देनी चाहिए? 12वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12वें का आपका सी ऑप्शन सही है, 72 घंटे में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की पहली अवस्था कितने देर की हो सकती है? ए 10 घंटे, बी 15 मिनट, बी 6 घंटे, सी 15 मिनट, डी 10 घंटे। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव की पहली अवस्था कितने देर की हो सकती है? ए 10 घंटे, सी 15 मिनट, बी 6 घंटे, डी 10 घंटे। 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए 10 घंटे। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर रखिए, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, बस पर्याप्त है। लेकिन जो आपके सिलेबस से सीधे सीधे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनको बहुत बारीकी से पढ़िएगा ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। और आप में से काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं वाकई में। 14वां क्वेश्चन है, सर्विक्स कितने सेंटीमीटर फैल सकता है? ए 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर या डी ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सर्विक्स कितने सेंटीमीटर फैल सकता है? 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका होगा? तो 14वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग है? इनफंडिबलम या स्थूमस या एम्पुला या ये सभी? बताइएगा। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग है इनफंडिबलम या स्थमस या एम्पुला या ये सभी? बताइएगा। 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 15वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एम्पुला। क्लियर आपको? तो बताइएगा इनफंडिबुलम की लंबाई कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 1.2 सेंटीमीटर? बताइएगा। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ACBD। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चनों में लगभग, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। इनफंडिबुलम की लंबाई कितनी होती है? ए 1.25 सेंटीमीटर, सी 2.5 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, डी 1.2 सेंटीमीटर। रेलवे के जब आप पेपर देने जाते हैं NTPC के, तो वहाँ पर लगभग हर ऑप्शन में ऑप्शन ऊपर नीचे होते हैं। कभी पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, कहीं पे ऑप्शन डी से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर भी आपको बारीकी से देखना पड़ता है। तो इनफंडिबुलम की लंबाई कितनी होती है 16वें का? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 17वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रोटीन के कारण धीमी गति से हमारी वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, स्थमस की लंबाई होती है 5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर या डी 6 सेंटीमीटर? बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय का सामान्य आकार होता है? यह प्रश्न आपको करवाया जा चुका है एक बार, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन बिल्कुल सही सेट है। 7.5 गुणे 1.5 गुणे 1, 9.2 गुणे 2, 7.5 गुणे 2.5 गुणे 1.5 या 7.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर गर्भाशय का सामान्य आकार होता है। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी। क्लियर आपको?
अगला प्रश्न है आपका, सर्विक्स की सामान्य लंबाई होती है। एक प्रश्न आपने ऊपर किया है वो फैलने के लिए था, इसमें सामान्य लंबाई पूछी गई है, यह आपको बताना है। सर्विक्स की सामान्य लंबाई हो सकती है या होती है, बताइएगा। तो 20 का आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, वो सी है, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, अंडाशय का सामान्य आकार होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 सेंटीमीटर, 1 गुणे 2 गुणे 4 सेंटीमीटर या 2 गुणे 2 गुणे 2 सेंटीमीटर। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा ए। ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आपका, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है, निकाह, मुताहा, फासिद या मुबारत। बताइएगा, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थाई होता है। 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्या, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मुता। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मेनार्की क्या है, किशोरी में स्तन का विकास, किशोरियों में मासिक धर्म या दोनों या कोई नहीं। बताइएगा, मेनार्की क्या है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का। यह प्रश्न भी आपको कई बार करवाया जा चुका है। 23 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती होने के लिए एंडोमेट्रियम की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 7 mm, 15 mm, 10 mm या 20 mm। इसको मिमी कहें या mm कहें, बात एक ही है। क्लियर है आपको। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 7 mm। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, प्रोलिफेरेटिव के समय एंडोमेट्रियम की परत मोटी हो जाती है 10 से 12 mm, 2 से 6 mm, 3 से 4 mm या 8 से 10 फीट। बताइएगा, 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फिट जहां पर आप देख लिया तो यहां से चौथा ऑप्शन तो आपका बाहर ही हो गया कंपटीशन से। बचे 3 ऑप्शन, उनमें से एक आपको चुनना होगा। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 में। तो 25 में जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 3 से 4 mm। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण है पीरियड्स के समय तेज दर्द, पीरियड्स में अधिक ब्लीडिंग या यौन संबंध के समय या बाद में तेज दर्द या ये सभी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 26 का। तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सही है डी, ये सभी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, कार्पस लुटियम गर्भावस्था में कब तक सक्रिय रहता है, 4 से 6 सप्ताह, 4 से 10 सप्ताह या 10 से 12 सप्ताह या ये सभी। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्पस लुटियम गर्भावस्था में कब तक सक्रिय रहता है। 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 27 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10 से 12 सप्ताह। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, वार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है वेजाइना में, सर्विक्स में, यूटेरस में या अंडाशय में। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, वार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 28 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वेजाइना में। क्लियर आपको। तो ये रहा आपका मुख्य सेविका भर्ती का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपने 28 प्रश्न किए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 28 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। क्या आपने जो प्रश्न देखे आज वो सभी पुराने थे या आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिले, यह भी कमेंट करके बताइएगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, क्या आपको अब लगने लगा है कि अगर आप परीक्षा हो गई तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आप खुद से पूछते रहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका सिलेबस करने की तैयारी है, जो आपकी नौकरी के प्रति आपकी निष्ठा है, वो आगे बढ़ती रहे। देखिए, कोई भी परीक्षा सरकारी नौकरी की आसान नहीं होती। हर परीक्षा में कंपटीशन होता है, लेकिन ये आपकी काबिलियत दर्शाती है कि वो परीक्षा आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। आपका स्वयं पर कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा होना चाहिए और लगातार आपको परिश्रम करते रहना होगा। आप 2 से 3 घंटे मुख्य सेविका के लिए निकाल दीजिए, बाकी अन्य परीक्षाओं की आप तैयारी करते रहिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। चाहे आप KBS की करें या
सुपर टेट की करें या फिर पीसीएस की करें, लेकिन 2 से 3 घंटा आप डेली एक चैप्टर कम से कम रिवाइज करिए, 25 से 30 एमसीक्यू करिए और निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आए आप मुख्य सेविका के लिए टाइम बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे जरूर देखिए। अपने सिलेबस को डेली एक चैप्टर को रिवाइज करिए, तो 20 से 25 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी आ जाएगी। आने वाले अभी आपका त्योहार आने वाला है होली का, तो उसमें आपके 4-5 दिन गड़बड़ाएंगे, इसलिए तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिएगा। लगातार पढ़ाई करते रहिए और आप जरूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।